हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने गांधी जी द्वारा लिखित उनकी जो आत्मकथा थी, चोरी और प्रायश्चित, हमने अध्ययन कर लिया है। उसका मैंने आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय भी दिया, उनसे आपका परिचित करवा दिया मैंने। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका जो आगे का दृश्य है वो हम लोग उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं इस क्लास में आशा करती हूँ कि आपके सभी के पास हिंदी का पाठ्य पुस्तक जो है अथवा हिंदी ये जो सब्जेक्ट है, भाषा जो है, उसकी किताब आपके पास होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अगर आपने अभी तक खरीदा नहीं है तो कृपया जाकर खरीदिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में किताब नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ सकता और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो हम लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपको जब हम लोग वाक्य पढ़ते जाएंगे आपको नए नए शब्द पता चलेंगे, उसका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास हर एक छात्र के पास किताब हो। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या अध्ययन किया कि गांधी जी का जन्म स्थान, ठीक है, उन्होंने कहाँ से अपनी वकील की जो डिग्री जो है उन्होंने हासिल कर ली, यानी उनकी शिक्षा कहाँ हुई है, उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत कब की, और भारत छोड़ो जो आंदोलन उन्होंने 1942 में शुरुआत की थी वो उसका हमने अध्ययन किया, तो उसका परिचय हमने हासिल किया। फिर ये जो चोरी और प्रायश्चित है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा लिखित जो आत्मकथा है, सत्य और मेरे प्रयोग, उसका एक अंश है। ठीक है, आपको अध्ययन के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि ये आत्मकथा आपको अध्ययन के लिए देने जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखिए, हर एक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, हर एक व्यक्ति जो है उस गलतियों से कुछ तो सीखता है, प्रायश्चित करता है और आगे बढ़ते चले जाता है। तो गांधी जी अपने जीवन में कैसे गलतियां करते हैं, उसके उन्होंने अपने जीवन में कैसे उसका प्रायश्चित भी किया, और उनको जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितना पछतावा होता है, कितना रिग्रेट होता है उस गलती करने की वजह से, वो भी हमने यहाँ पे उसका अध्ययन किया। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस आत्मकथा आपको अध्ययन देने के पीछे ये उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति गलती करता है, उससे हम लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति गलतियों को शांत स्वभाव से माफ कर देता है वही व्यक्ति महत्वपूर्ण अथवा आदर्श व्यक्ति कहा जाता है, ऐसे हम लोग यहाँ पे उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उनकी अपनी बीड़ी फूकने की आदत छोड़ना। देखिए, हमने पिछले क्लास में क्या अध्ययन किया कि उनको अपने रिश्तेदार जाति के जो भाई थे, रिश्तेदार में लगने वाले जो भाई थे, उनके साथ लगकर उनको क्या होता है कि बीड़ी फूकने की ये जो बुरी आदत है वो लग जाती है बड़ों बुजुर्गों को देखकर। तो अभी इस गलती का उन्होंने कैसे प्रायश्चित किया, अथवा ये जो उनकी जो आदत थी बीड़ी फूकने की वो उन्होंने कैसे छुड़वा ली, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी अध्ययन किया कि उनके और उनके भाई के मस्तिष्क में किस तरह से विचार चल रहे थे, उनकी मनोदशा क्या थी वो बीड़ी फूकने के बाद, और पराधीनता का उनका जो पराधीनता जो महसूस कर रहे थे, वो पराधीनता करनी ही रहकर वो ऐसे महसूस कर रहे कि वो किसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो जो उनके उनके जो विचार चल रहे थे वो किस तरह कैसे कौन से निष्कर्ष पे आके पहुंचता है कि वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो आत्महत्या करने का विचार करते हैं, क्योंकि वो ऊब चुके थे इस पराधीनता से। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कैसे वो लोगों को बुरी आदत लगती है बीड़ी फूकने की, उसकी वजह से वो लोग क्या करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। और चोरी करने के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं होता है, उनको ऐसे लगता है कि हम लोग किसी
जैसे जेल में हो ऐसे उनको महसूस होता है, पराधीन हो ऐसे उनको महसूस होता है, और इसका निष्कर्ष वो ये निकालते हैं कि हमको इसका सोल्यूशन क्या है कि आत्महत्या करना ही बेहतर है। लेकिन आत्महत्या करने के बाद उनको क्या महसूस होता है कि आत्महत्या के जैसे उससे हमको कुछ अधिक लाभ नहीं होगा, तो आत्महत्या का जो विचार है वो बहुत सरल भी नहीं होता है, तो वो विचार क्या है वो ड्रॉप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं वो जीना ही बेहतर समझते हैं। यानी आत्महत्या से बेहतर क्या है कि इस पराधीनता में जीवन व्यतीत करना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बीड़ी फूकने की आदत छोड़ना। ठीक है, आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूकने की दोनों आदत भूल गए। देखिए, ये जो आत्महत्या का उन्होंने विचार किया था, उससे क्या उनको सीख मिलती है, अथवा उसका परिणाम क्या होता है कि ये जो उनको बीड़ी फूकने की जो आदत लगती है, चोरी करने की जो आदत लगती है, वो भूल जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, देखिए अभी और आगे क्या होता है। फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। देखिए, जो वैसे अब जब छोटे थे तो उन्होंने वो बीड़ी फूकने की उनको आदत लगी थी, वो छूट भी गई, लेकिन बड़े होने के बाद वो जो छूटी हुई आदत है वो कभी उनको लगी ही नहीं, यानी उनको बीड़ी पीने की कभी इच्छा हुई ही नहीं। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। यानी आज वो ऐसे मानते हैं कि जो बीड़ी फूकने की जो आदत है वो बहुत जंगली है, गंदी है, हानिकारक है। आपको पता है ये स्मोकिंग करना इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, तो यानी हानिकारक है अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। ठीक है, दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका। देखिए, अभी उनको जब विचार करते हैं कि अपनी गलतियों क्या, यानी कि मैंने क्या क्या गलती की है, जब उसके बारे में विचार करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये जो बीड़ी पीने की अथवा स्मोक करने की इतनी जबरदस्त शौक अथवा आदत क्यों है, ऐसे उनको प्रश्न पड़ता है। ठीक है, रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब भी वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जिस डब्बे में अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है तो उनको घुटन सी महसूस होती है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनको जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग करने के लिए उनको जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, घुटन महसूस हो जाती है, उनको उस डिब्बे में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस धुएं से उनको बहुत तकलीफ होने लगती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने अपने बायोग्राफी में अथवा अपने ऑटोबायोग्राफी में अथवा अपने आत्मकथा में उन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया है कि इस अपनी बीड़ी फूकने की आदत छोड़ना, इस दृश्य में उनकी जो बीड़ी फूकने की आदत है वो कैसे चली जाती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस दृश्य में बस इतना ही। ठीक है, अभी उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेरा सोना चुराना। ठीक है, अभी इस हेडिंग से ही आपको पता चलता है कि अभी यहाँ पे आगे क्या कहानी हो सकती है। यानी यहाँ पे मेरा सोना चुराना, यानी गांधी जी ने सोना चुराया है। यहाँ से आपको ऐसे तात्पर्य समझ में आ सकता है कि यहाँ पे वो लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी ने सोना चुराया। अभी वो सोना क्यों चुराया, उसके पीछे वजह क्या है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, हम लोग एक एक वाक्य पढ़ते जाएंगे और आपको मैं उसका विश्लेषण करती जाऊंगी। देखिए, बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। देखिए, अभी जैसे पहले मैंने कहा कि वो जो बीड़ी होती थी उनके पास पैसे नहीं होते थे बीड़ी खरीदने के लिए, तो उसका जो बचा हुआ ठूठ रहता है, यानी उस पर जो बचा हुआ बीड़ी होती है ना, उसको हम लोग ठूठ बोलते हैं। तो उस ठूठ चुराने से भी उनका मन तृप्त नहीं होता, चोरी करने लगते हैं। चोरी करने के बाद
जो उनको पछतावा भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर एक गलती उन्होंने की है। वो गलती क्या है वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी, यानी ये जो उन्होंने गलती की है बीड़ी फूकने की, तब उनका जो उम्र थी तब 12-13 साल के वो थे। शायद इससे कम भी हो सकती है, यानी उनको श्योर नहीं है उसके बारे में, उन्होंने गलती की है उसका उनको पता है, लेकिन वो साल अपना अपना आपकी जो आयु होती है उससे उसके बारे में वो श्योर नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी उम्र 12-13 हो सकती है अथवा उसके कम भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। देखिए, एक चोरी उन्होंने की 12-13 साल में बीड़ी फूकने के लिए, अभी दूसरी चोरी हो गई 15 साल में। अभी ये चोरी किसकी है हम आगे पढ़ेंगे। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। देखिए, अभी ये जो स्टोरी क्या है कि आपको पता है कि ये जो गांधी जी थे वो बहुत ही समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे, समृद्ध परिवार से आते थे, और ये एक गुजराती ब्राह्मण थे। और आपको पता है जो लोग ब्राह्मण गुजराती रहते हैं वो मांसाहार ग्रहण नहीं करते हैं, वो वेजिटेरियन ही होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन अपने भाई के साथ लगकर गांधी जी भी मांस खाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी वो मांस खाने के लिए भी पैसे चाहिए थे। अभी वो पैसे उन्होंने कैसे जुटाए, और अगर जुटाए तो उसका उसको चुकाया कैसे, यहाँ पे उन्होंने इसका उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। देखिए, मांस खाने के लिए ये गांधी जी जो है और उनके भाई हैं वो क्या करते थे, दूसरों से पैसे लेते थे कर्ज के तौर पर, और वो कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने भाई का जो सोने का कड़ा था उसी में का सोना लेकर उन्होंने क्या किया था, उस पैसे को उन्होंने चुकता किया था। अभी हम जानेंगे कि कितने पैसे उधार लिए थे, कितना उन्होंने चुकता किया था। ठीक है। देखिए, उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। देखिए, ये मांस खाने के लिए गांधी जी और गांधी जी के जो भाई थे उन्होंने क्या किया था, 25 रुपए का उनका कर्ज हो गया था। और उस कर्ज की अदायगी के लिए, अदायगी का अर्थ क्या होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने भाई का जो सोने का कड़ा था उसका एक टुकड़ा, एक तोला जो सोना था वो क्या करते हैं, काट कर उसके वो जो सोना लेकर वो जो अदायगी की 25 रुपए की वो अदा करते हैं। ठीक है। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से एक तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग क्या करते हैं, उस 25 रुपए का जो कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया था उसको चुराने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने ही भाई का जो सोने का कड़ा था उसी में से एक तोला सोना चुरा कर उस 25 रुपए का जो कर्ज था उसको वो चुकता करते हैं, तो उसकी अदायगी करते हैं। ठीक है। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। देखिए, अभी गांधी जी क्या कह रहे हैं, कड़ा तो कट गया और कर्ज भी अदा हो गया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। लेकिन देखिए, अभी वो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको चोरी की आदत तो लग चुकी थी। एक बार उन्होंने चोरी किया था, एक बार नहीं बहुत बार किया था, वो बीड़ी फूकने के लिए। दूसरी बार उन्होंने चोरी की 15-16 साल की उम्र में मांस खाने के लिए, जो कर्ज उन्होंने लिया था उसकी अदायगी करने के लिए अथवा उस कर्ज को चुकता करने के लिए। लेकिन ये चोरी करने की वजह से उनके मन में एक जैसे उनकी जो मनोदशा ऐसी बन गई थी कि उनको बहुत वो अंदर से अंदर खाए जा रहा था कि मैंने चोरी कैसे की। उनको जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके मन में वो बात खाती रहती है, वो खाई जाती है। तो वैसे ही ये जो चोरी करने की जो गलती है अथवा ये जो आदत थी वो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनको आगे क्या महसूस होता है, देखिए यहाँ पे बताया है
मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए। अभी देखिए, उनको ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं अथवा मैंने चोरी की है। उनको ऐसे महसूस होता है कि मैं इस गलती का अभी प्रायश्चित करूं। वो बहुत बार अपनी गलती जो है वो अपने पिताजी को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उनको देखिए आगे वो क्या लिखते हैं, पर जीभ न खुली, यानी उनके मुंह से एक भी उद्गार नहीं बाहर पड़ा। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। देखिए, उनको उनकी जो गलती थी उनको वो मान्य करनी थी अपने पिताजी के समक्ष। उनको ये भी पता था अगर ये गलती अगर पिताजी के सामने में कह दूं तो वो मुझे पीटेंगे नहीं, क्योंकि उतना विश्वास था। क्योंकि देखिए, ये उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनको ये पता था कि पिताजी मुझे पीटेंगे नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो। देखिए, यानी वो इतने जैसे हम लोग एक आदर्श व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी भी अपने बेटों पर हाथ नहीं उठाया था, गांधी जी के पिताजी ने। तो वैसे ही यहाँ पे उनको विचार आ रहे हैं कि उनको डर नहीं था कि अगर मैं अपनी गलती अपने पिताजी के सामने कबूल भी करता हूँ तो वो मुझे पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी देखा नहीं है उनको किसी भाई को पीटते हुए। ठीक है, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। देखिए, लेकिन अभी उनको विचार क्या आ रहा है कि वो दुखी हो सकते हैं, खुद को ही हानि पहुंचा सकते हैं, यानी शायद सिर अपना ही खुद फोड़ ले। यानी देखिए, वो कैसे व्यक्ति थे, वो अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, उनको 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 वो हानि नहीं करेंगे, खुद को वो कुछ कर सकते हैं, खुद को वो दुखी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। देखिए, उनको अभी पता था, यानी गांधी जी को पता था कि अगर मैं गलती कबूल भी कर लेता हूँ तो पिताजी मुझे पीटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था अपने भाइयों को पीटते हुए। और लेकिन ये भी उनको महसूस होता है, ये भी उनको विचार चल रहा है कि शायद खुद को ही कुछ नुकसान पहुंचाने। फिर भी ऐसा सोचते हैं, क्यों ना अपनी एक बार गलती स्वीकार करके शुद्धि कर लूं, क्योंकि उनको ऐसे अशुद्ध ऐसे महसूस हो रहा है उनमें। जैसे हम लोग बोलते हैं, वो जो मैंने बताई आपको कि वो जो उन्होंने गलती की है वो अंदर से अंदर उनको खाई जा रही है। तो इस गलती का उनको पछतावा है और उस गलती को उनको प्रायश्चित करना है। तो वो अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे वो लोग प्रायश्चित करते हैं अथवा गांधी जी प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, ये तो एक दृश्य हो गया जिसमें उन्होंने कबूल किया कि कैसे मांसाहार खाने के लिए, यानी मांस खाने के लिए उन्होंने जो कर्जा लिया था वो चुकता करने के लिए उन्होंने सोने के कड़े का जो 1 तोला सोना है वो क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं। और उस चोरी हुए जो पैसे मिलते हैं वो 25 रुपए अदायगी के लिए वो लोग चुकता करते हैं, यानी अदायगी का अर्थ होता है चुकता करना। ठीक है, अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने रुपए कर्ज गांधी जी के ऊपर अथवा उनके भाई के ऊपर चढ़ गया था। ठीक है, तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि 25 रुपए। ठीक है, और इस 25 रुपए की अदायगी के लिए वो क्या चोरी करते हैं, तो आप उसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि 1 तोला सोना काट कर वो लोग क्या करते हैं, 25 रुपए ये जो कर्ज चढ़ा हुआ था उसकी वो लोग अदायगी करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपना दोष स्वीकार करना। ठीक है, अभी पहले तो बात हो गई कि उन्होंने मांस खा की गलती उन्होंने की थी, उसके ऊपर उन्होंने चोरी भी की थी सोने की कड़े का, जो यहाँ पे उद्देश्य किया हुआ है कि कड़ा उन्होंने उसमें से 1 तोला सोना उन्होंने चुरा लिया उस 25 रुपए की अदायगी के लिए। अभी उस
अदायगी के बाद उनको जो प्रायश्चित करना था अपने पिताजी से, वो कैसे वो करते हैं इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए, आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं गांधी जी की चिट्ठी लिखकर मैं क्या करूंगा, अपने जो दोष है, अपनी जो गलतियां हैं वो मैं स्वीकार करूंगा और क्षमा मांग ली जाए। यानी वो अभी चिट्ठी लिखकर क्षमा याचना करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। देखिए, गांधी जी क्या करते हैं, माफ कीजिएगा, गांधी जी क्या करते हैं कि चिट्ठी लिखते हैं और वो क्या करते हैं, उस चिट्ठी में अपने पूरे दोषों का उल्लेख करते हैं, अपने पछतावे के बारे में लिखते हैं और अपने ही हाथ से अपने पिताजी को वो चिट्ठी देते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाहिए। देखिए, अभी उस चिट्ठी में उन्होंने अपना दोष तो स्वीकार कर लिया और ये भी बात अपने पिताजी से कही कि उस गलती के लिए वो किसी भी सजा के पात्र है। यानी वो कोई भी अगर पिताजी सजा देते हैं तो वो स्वीकार कर लेंगे। आग्रह पूर्वक विनती की वे अपने को दुख में न डाले और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। देखिए, उस चिट्ठी में गांधी जी ने क्या लिखा, सबसे पहले तो अपने दोषों के बारे में लिखा और वो सजा के पात्र है इसका उल्लेख भी किया और फिर बाद में ये सुनकर आप पिताजी ज्यादा दुख न ले और भविष्य में ऐसा जो मैं अपराध मैंने किया है वो भविष्य में नहीं करूंगा करके वो प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, यानी सभी कुछ जो उन्होंने अब तक किया है वो सब कुछ एक चिट्ठी में वो क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। देखिए, चुपचाप वो क्या करते हैं गांधी जी, वो जो चिट्ठी है वो अपने पिताजी के हाथ में दे देते हैं और वो वहां जहाँ पे वो तख्त पर यानी वो जो वहां पे उनके जो पिताजी हैं वो खटिया पे सोए थे, उसके सामने एक तख्त था, उस तख्त के ऊपर वो सो जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं, माफ कीजिएगा, बैठ जाते हैं। उन दिनों वे भगत दर की बीमारी से पीड़ित थे। कौन? अभी देखिए, उन दिनों वे भगत दर की बीमारी से पीड़ित थे। भगत दर क्या है? तो भगत दर एक नामक एक डिजीज है, जैसे एक बीमारी है, वो उनको उनके पिताजी को लग गई थी। अभी अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगी तो उसको बोलते हैं कैटरार्ड डिजीज करके बोलते हैं, आपको पता है या मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं भगत दर करके। यानी एक प्रकार का वो एक यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस, यानी वो जो बीमारी है वो नोज को और ये जो हमारी एयर पैसेज जो रहती है उसको वो नुकसान पहुंचाती रहती है, वो अफेक्ट करती रहती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वो बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, तो उसका अर्थ यही है कि भगत दर क्या होता है, नाक और जो हमारी जो एयर पैसेज होती है उसको वो बहुत नुकसान पहुंचाता रहता है। तो वो बीमारी जो भगत दर बीमारी है उनको पिताजी को लग गई थी। ठीक है, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। तो इस भगत दर की बीमारी की वजह से गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी के पिताजी जो है वो उससे पीड़ित थे, वो हमेशा बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। देखिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी बहुत बीमार थे और वो खटिया पे नहीं सोते थे, तो उसके अलावा क्या करते थे, उसके बजाय वो लकड़ी का एक तख्त रहता था, वो खटिया बनाकर वो उसके ऊपर सोते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई, उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी। देखिए, अभी गांधी जी जो है वो अपने पिताजी को के हाथ में चिट्ठी देते हैं। जब वो चिट्ठी गांधी जी के
पिताजी पढ़ते हैं तब उनके आंखों से मोतियों की तरह अश्रु बहने लगते हैं। ठीक है, बूंदे आती हैं यहाँ पे। यहाँ पे अश्रु को उन्हें मोती की तरह बताया गया है, उपमा दी गई है। चिट्ठी भीग गई। देखिए, उनको इतना दुख लगा उनके पिताजी को कि वो पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू निकले और उस आंसू से पूरी चिट्ठी ही भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंख मूंद दी। देखिए, चिट्ठी पढ़ने के बाद, चिट्ठी पढ़कर खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली, यानी अपनी जो पलकें थी उन्होंने झपका ली। थोड़े 2 मिनट के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए जो उठ बैठे थे सो वापस लेट गए। देखिए, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ने के बाद उसको फाड़ दी और जो चिट्ठी पढ़ने के लिए वो जो अपने बिस्तर से उठ गए थे फिर, और बिस्तर पर चिट्ठी पढ़ने के बाद वो सो गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। देखिए, उनकी आंखों में जो अश्रु आया था, उनकी जो मनोदशा थी वो गांधी जी ने भाप ली थी, यानी उनको समझ में आ गया था कि अपने पिताजी को कितना दुख हुआ है। उनकी आंखों में अश्रु देखकर इसको भी प्रायश्चित होता है, गांधी जी इनको भी प्रायश्चित होता है, और उनकी भी आंख जो है वो भर आती है, वो भी अपने पिताजी के साथ रोते हैं। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र संपूर्णता से खींच सकता। देखिए, वो जो समय था, अगर वो चित्रकार होते, वो चित्रकार तो नहीं थे तो यहाँ पे इसलिए वो सोच रहे हैं कि अगर वो चित्रकार होते तो वो जो समय था, वो जो वातावरण था, वो जो घटित समय था, वो अपनी चित्रकारी से वो रेखा चित्र वो निकालते, यानी एक स्केच निकालते अगर वो चित्रकार होते तो, क्योंकि उनके मन में वो जो छवि थी, वो जो दृश्य था, वो इतना अच्छी तरह से बैठा हुआ है कि अगर वो चित्रकार होते तो वो एक चित्र ही निकाल देते, जैसे स्केच ही बना देते थे, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वो दृश्य खत्म हो गया है। ठीक है, अपना दोष स्वीकार करना। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में महत्वपूर्ण क्या बात है, यानी आपको किस ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि गांधी जी के पिताजी जो है उनको कौन सी बीमारी थी, तो आपको याद रखना है भगत दर की बीमारी से वो पीड़ित थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में अथवा इस परिच्छेद में यही सिर्फ महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिताजी की शांत क्षमा। ठीक है, अभी इस परिचय में उन्होंने अपने पिताजी का स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। तो उनके जो पिताजी का स्वभाव था वो कैसा था, इसके बारे में हम लोग इस दृश्य में अध्ययन करेंगे। देखिए, मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे भेद ढाला। देखिए, अभी ये जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं उनके पिताजी, तब मोतियों की तरह वो जो अश्रु बहने लगते हैं, उस अश्रु को देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि मोती की बूंदों से उनका प्रेम बाण मुझे वेद डाला। वेद डाला यानी चीर चीर कर दिया, यानी उनको इतनी चोट पहुंचती है उनके पिताजी के रोने से। मैं शुद्ध बना, उनके रोने से उन्होंने जो अपना गलती की थी उन्होंने, उनके पिताजी ने स्वीकार कर ली, ये वो देख कर ही वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, यानी उनका मन हल्का हो जाता है अब प्रायश्चित करने से। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि उनको पहले तो ऐसे विचार आते हैं कि पहले मैं चिट्ठी, यानी अपना जो गलतियों का प्रायश्चित मैं कैसे करूँ, तो वो सोचते हैं कि मैं चिट्ठी लिख दूँ। वो चिट्ठी लिख देते हैं और अपने पिताजी के हाथ में देते हैं। पिताजी पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, चुपचाप अश्रु बहते जाते हैं, यानी अपने वो दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, और रोने के बाद चुपचाप शांत रीति से अपनी खटिया पर अथवा अपने तख्त पर सो जाते हैं। उन्होंने कुछ भी जैसे प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई, रिएक्शन ही नहीं किया, ना मारा, ना पीटा, ना कुछ किया। यही उनका स्वभाव देखकर
गांधी जी को बहुत उनका जो स्वभाव था, उनकी जो प्रेम भावना थी वो दिखाई पड़ती है। और उस प्रेम भावना से क्या होता है, गांधी जी के मन जो उनका मन जो है वो पिघल जाता है। और यानी उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसे महसूस होता है कि अपने पिताजी का प्रेम अपने बच्चों पर कितना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति होता तो आज अब तक तो उसको मारा पीटा तो उसको कुछ तो सजा दिया होता था, लेकिन उनके पिताजी इतने शांत स्वभाव के थे। उन्होंने क्या किया, ये जो जहर का जो घूंट था वो पी लिया, स्वीकार कर लिया, और बिना किसी प्रतिक्रिया से, यानी उसको गांधी जी को कुछ भी उसका जवाब न देते हुए शांत स्वभाव से उनका जो प्रायश्चित है वो स्वीकार कर लेते हैं, अथवा वो जो गलती उन्होंने गांधी जी ने की थी वो स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति गांधी जी ने यहाँ पे उल्लेख किया है उस पंक्ति का, देखिए, राम बाण वाग्या रे होते जाने। इसका अर्थ कुछ इस तरह से है, राम की भक्ति का बाण जिसे लगा वो वही जान सकता है। ठीक है, तो राम ये जो वाक्य जो है, ये जो पंक्ति है वो तुलसीदास जी की है, उनके द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि राम बाण व्याज्ञा रे होते जाने, यानी राम की भक्ति का बाण जिसको छूता है वही उसके प्रेम को जानता है। ठीक है, जो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पिताजी के प्रेम जो था वो खुद गांधी जी ने महसूस किया था। तो इसके बारे में ये वाक्य देकर उन्होंने अपनी मनोदशा जो है वो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। मेरे लिए यह अहिंसा का प्रथम पाठ था। देखिए, यहाँ से ही क्या होता है, ये जो उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है उसका असर उनके आपके जीवन में पड़ा है कि वो क्या आगे चलकर क्या होते हैं, अहिंसावादी बन जाते हैं। यानी वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं दिखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। देखिए, उस समय गांधी जी को क्या महसूस होता है उनके पिताजी की प्रतिक्रिया से, जो उन्होंने शांत रीति से अपने बेटे की जो गलतियां हैं उन्होंने स्वीकार कर ली, और बिना किसी चोट से, यानी गांधी जी को ना उन्होंने मारा पीटा, ना उनको हानि की, और ना खुद को भी उन्होंने दोष दिया, और वो क्या करते हैं, शांत स्वभाव से रोते हुए लेट जाते हैं। तो ये जो घटना का प्रभाव जो है वो गांधी जी के ऊपर इतना पड़ जाता है कि वो भविष्य में क्या है, अहिंसावादी बन जाते हैं। लेकिन तब तो उनको पता नहीं चला, लेकिन अब उनको महसूस होता है कि ये जो घटना जो घटित हुई है यही अहिंसा की पहचान है। अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की थाह लेना असंभव है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा, ये जो स्वभाव गांधी जी में आया है, अहिंसावादी का ये जो स्वभाव वो उनके पिताजी से ही आई है, ऐसे उनको महसूस होने लगा है। इस पंक्ति से वो क्या अपनी बात कहना चाहते हैं कि जिसने अहिंसावादी व्यक्ति को देखा है उसके ऊपर ही प्रभाव अच्छी तरह से पड़ता है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। देखिए, अभी इस पंक्ति में अथवा इस परिच्छेद में गांधी जी कहना चाहते हैं कि उनका जो शांत स्वभाव देखकर ही गांधी जी अहिंसावादी के लिए प्रेरित हो गए हैं,
और उनको ऐसा लगा कि ये चिट्ठी पढ़ने के बाद पिताजी का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, शायद वो मारेंगे, पीटेंगे, कटु वचन बोलेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो है वो शांत थी, शांति भरी थी। उन्होंने शांत का अवधोरण किया था। इसलिए ये उन्होंने कहा है, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। यानी इसका अर्थ है जो गांधी जी ने प्रायश्चित किया था वो उनके पिताजी ने शांत स्वभाव से उसको स्वीकार किया था। यानी उनकी गलतियों को उन्होंने शांत स्वभाव से उसकी स्वीकृति दी थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसी अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। देखिए, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गलती करने के बाद शुद्ध मन से प्रायश्चित करता है और कभी न गलती दोहराने की प्रतिज्ञा लेता है, वही प्रायश्चित शुद्धतम होता है। यानी वही सच्चा अथवा शुद्ध प्रायश्चित होता है। अगर आप गलती दोहराने के बाद, गलती एक बार करने के बाद अगर और एक बार दोहराएंगे तो वो गलती दोहराने के बाद प्रायश्चित करेंगे और वही गलती दोहराएंगे तो उसको हम लोग शुद्ध प्रायश्चित नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गलती की स्वीकृति के बाद वो आगे नहीं करनी है, ऐसे अगर हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं तो वही प्रायश्चित जो है वो शुद्धतम होती है। यहाँ पे गांधी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और महान प्रेम और भी बढ़ गया। देखिए, इसके बाद गांधी जी को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी पिताजी मेरे बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्लियर हो गए, कि यानी विषय में निर्भय हो गए, निर्भीक हो गए, कि अब वो जानते हैं कि उनका बेटा जो है ये गलती और एक बार नहीं दोहराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये जो आत्मकथा है उन्होंने कहा है, तो इसके बारे में जो लिखा है यहाँ पे वो अंत हो जाता है। ठीक है, अभी इस परिच्छेद में आपको क्या महत्वपूर्ण बातें आ सकती है एग्जाम के लिए, तो आपको संदर्भ के लिए, ठीक है, आपको जैसे मैंने आप बोल दिया कि 10 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, फिर बाद में प्रश्न उत्तर आएंगे, व्याकरण भी आएगा और साथ ही साथ टिप्पणी लिखना और संदर्भ भी आएगा। संदर्भ आपको पता है कैसे लिखना है। ठीक है, आपको एक वाक्य दिया गया होता है, एक उद्गार दिया गया होता है, उसका किसने किसको कहा ये संदर्भ आपको लिखना पड़ता है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है और फिर बाद में उसकी विशेषता क्या है, यानी उस उद्गार उल्लेख के पीछे क्या विशेषता है इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो आपके लिए संदर्भ के लिए ये उद्गार आ सकता है कि राम मान व्याज्ञा रे होय तेजारी, सिर्फ ये वाक्य यानी ये पंक्ति आपको आती है, आपको संदर्भ में लिखना है किसने किसको कहा, यानी ये कौन से व्यक्ति के द्वारा उद्गारित है, किसके द्वारा उद्गारित है। तो आपको संदर्भ में लिखना, आपको पता है कि ये जो वाक्य है वो गांधी जी द्वारा उद्गारित है। ठीक है, तो ये किस सिलसिले में उन्होंने उद्गार किया है, तो उसके स्पष्टीकरण में आपको ये जो पूरा जो घटित हुआ, ये जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में आपको इस स्पष्टीकरण में विश्लेषण करना है विस्तार रूप से और फिर बाद में उसकी विशेषता लिखनी है। अगर आपको ये नहीं आता है संदर्भ लिखने के लिए तो मैं आपको आपके लिए मैं लिखवा दूंगी और जब आप गूगल मीट हो जाएगा, हम लोग एक गूगल मीट करेंगे, उसमें आपके मैं कठिनाई को समझ लूँगी और आपके वेबसाइट पे ही ये जो भी नोट्स मैं बनाती हूँ मैं आपको वो देती जाऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा मैं गूगल मीट करने वाली हूँ, उसका समय मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसे मैं मानती हूँ कि ये जो गांधी जी द्वारा लिखा गया जो आत्मकथा है चोरी और प्रायश्चित, ये आपको समझ में आया होगा ऐसे मैं मानती हूँ। अगर इसके ऊपर
ऊपर कुछ प्रश्न हो, अगर आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो हम लोग जो है वो गूगल मीट में उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर अभी क्या करेंगे हम लोग, आगे का जो पार्ट है, पहले मैं आपको एक व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, फिर बाद में हम लोग जो अगला पार्ट है अथवा अगली जो कहानी है उसका मैं विश्लेषण करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।